ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का जो है ना डेमो लेक्चर नंबर 2 है। मेरा नाम मोहम्मद असगर है और मैं लेक्चरर हूँ फिजिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड लाहौर। तो पूरा नाम कॉलेज का जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड लाहौर है। पुराना नाम इसका जो है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादत रोड लाहौर था। तो ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन, दिस इज अ वेरी फेमस इक्वेशन। और इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट जो है ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है। और ये वाला पार्ट जो है ये इस इक्वेशन का टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है। यहां पर ये आपके पास सेकंड ऑर्डर स्पेस डेरिवेटिव मीन पोजीशन के लिहाज से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एक्स में, वाई में और जेड में। ये आपके पास पोटेंशियल और इसको कहते हैं वेव फंक्शन। दिस गाय इज कॉल्ड वेव फंक्शन। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन की ये वाली साइड जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टाइम के ऊपर। और ये वाली साइड डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, टाइम की इंडिपेंडेंट है। तो जब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक साइड के ऊपर एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस हो और दूसरी साइड के ऊपर दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस हो, तो फिर इस इक्वेशन को हम किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं और वो कांस्टेंट इसका क्या होता है? सेपरेशन कांस्टेंट कहता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सेपरेशन कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी इंटू ई साई। और सेकंड जो सेपरेशन कांस्टेंट बनेगी, ये वाली जो साइड होगी ये आपके पास होगी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू डेल स्क्वायर साई प्लस वाई साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है। तो ये इस साइड का क्या है? सेपरेशन है कांस्टेंट। और ये इस साइड का सेपरेशन कांस्टेंट। अब ये ई जो है दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन का जो कांस्टेंट है, सेपरेशन कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। और आज यहाँ पर जितना भी हम टॉपिक को जो ना जिसके ऊपर मैं डेमो लेक्चर दे रहा हूँ, वो आपके टॉपिक जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर होंगे। यहाँ पर कोई हम एफएससी या बीएससी लेवल की बात है नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि अब ये टोटल एनर्जी की किस वक्त इक्वल होगा? जब ये आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट, और श्रोडिंगर इक्वेशन में मेन ऑब्जेक्ट जो होता है ये पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल आप बताते जाएं और इक्वेशन को क्या करते जाएं, सॉल्व करते जाएं, यू विल गेट साई। अब जरा इस इक्वेशन में देखें, ये जो साई है जिसको आप वेव फंक्शन कहते हैं, ये इधर भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और इधर भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस साई को सॉल्व करने के लिए आपको किसका पता होना चाहिए? पोटेंशियल का। पोटेंशियल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां पर आप प्लग कर दें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करें? सॉल्व करें। अगर आपका पोटेंशियल जो है वो सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है तो फिर सेपरेशन कांस्टेंट है ई। अगर आपका जो है पोटेंशियल वो है पोजीशन और टाइम दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर ये टोटल एनर्जी जो होती है ये सेपरेशन कांस्टेंट नहीं बनता। तो ये एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल या एक दूसरी सीक्रेट है जिसके लिए जहां पर आप परटर्बेशन, टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इस किस्म की टर्म्स यूज करते हैं। अब यहां से इस इक्वेशन से श्रोडिंगर इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्डर है टाइम डेरिवेटिव में और सेकंड ऑर्डर किस में है? पोजीशन डेरिवेटिव में। ठीक है। तो अगर पोटेंशियल आपका जो है वो पोटेंट टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सेपरेशन कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। ये यहां से 2 या 3 आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट इस इक्वेशन से बनाए जा सकते हैं, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अब सेकेंडली लेट मी अरेज दिस। एक मिनट। अब सेकेंडली जो अब मैं अभी आपको बताने लगा हूं वो ये चीज है कि ये नीचे वाली जो आपके पास इक्वेशन है, कंट्रोल जेड। ओके जी, कंट्रोल जेड करें।
ये वाली इक्वेशन, नाउ वी विल फोकस दिस इक्वेशन कि ये क्या चीज है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि अगर आपके पास साई 1 जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन है, साई 2 भी क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो वो भी क्या है, आपके पास है श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये श्रोडिंगर इक्वेशन की लिनियरिटी को, लीनियर फॉर्म को डिस्क्राइब करता है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। श्रोडिंगर इक्वेशन वो आपके पास है लीनियर है। अब आप जरा अपनी एफएससी की स्टडी को देखें तो एफएससी की स्टडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एफएससी की अगर आप अपनी स्टडी देखें तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप एक यूज करते हैं वेव्स का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें एक वेव के एम्पलीट्यूड को, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक वेव जा रही है जिसको आप ये क्लासिकल मैकेनिक्स में या ऑप्टिक्स में आप फाई 1 कहते हैं, ये आपके पास दूसरी वेव है फाई 2 कहते हैं, तो आप ये दोनों इंटरफेयर करती हैं। तो इंटरफेयर करने के लिए आपको जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा उसको आप ऐड करते हैं फाई 1 प्लस फाई 2। तो ये इसी किस्म का बिहेवियर यहां पर भी बन सकता है। तो श्रोडिंगर के जो है वो आपके पास जो इंटरफेरेंस है वहां पर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, तो ये श्रोडिंगर की अगर इक्वेशन लीनियर होगी तो फिर ये बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से जो अगर श्रोडिंगर में से कोई बनाना चाहे तो वो ये बना सकता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर, तो आपने लीनियर को टेक करना है। दूसरी बात यह है कि श्रोडिंगर इक्वेशन आपके पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। श्रोडिंगर दोनों है, टाइम डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। टाइम डिपेंडेंट जो होगी वो फर्स्ट ऑर्डर टाइम में होगी और टाइम इंडिपेंडेंट जो होगी वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका टाइम का। थर्ड जो है कि ये लिनियरिटी किसको डिस्क्राइब करती है, ये श्रोडिंगर ये कहती है कि श्रोडिंगर जो पार्टिकल है या मैटर वेव है आपकी, वो क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। और ये वाला सोल्यूशन जो है दैट इज कॉल्ड द टोटल सोल्यूशन। अब ये जो इसमें साई ऑफ आर है, साई ऑफ आर इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज आइगन फंक्शन। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड आइगन फंक्शन, उसको आपने क्या कहना है, आइगन फंक्शन कहना है। ये साई ऑफ आर आइगन फंक्शन है, ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और ये इसके साथ ये टाइम वाला फैक्टर आ रहा है, ये केस का सोल्यूशन है टाइम डिपेंडेंट का। तो आर के सोल्यूशन को, टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन को और टाइम डिपेंडेंट के सोल्यूशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट ए टोटल प्रोबेबिलिटी। ये आपका टोटल वेव फंक्शन आपके पास बन जाएगा, इट्स योर वेव फंक्शन। और ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी आपके पास अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, साई जो है आर एंड टी होल द स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपके पास एक साई आर और टी आ जाएगा और दूसरा साई क्या आ जाएगा, साई स्टार आर एन टी। अब यहां पर इस चीज को पकड़ें और यहां पर पहली दफा आपके पास साई ऑफ आर आ गया, दूसरी दफा क्या आ गया, साई स्टार ऑफ आर आ गया। अब ई है तो ई को कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो एक दफा आयोटा टी ओवर एच कट बनेगा और दूसरी दफा पे क्या बनेगा, माइनस आयोटा टी ओवर एच कट। तो ये दोनों चीजें मिलकर किसके इक्वल आ जाएंगी, 1 के इक्वल। तो आपके जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रोबेबिलिटी में आपका जो है कोई टाइम का फैक्टर है नहीं होता। तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब, तो जिस स्टेट के लिए ये साई आर ऑफ टी इसके इक्वल आ जाए उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्टेशनरी स्टेट। तो अब ये स्टेशनरी स्टेट के क्या 4-5 ऑप्शन बन सकते हैं कि स्टेशनरी स्टेट में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज ए टाइम इंडिपेंडेंट फॉर स्टेशनरी स्टेट। और स्टेशनरी स्टेट जो होती है उसकी जो टोटल एनर्जी होगी इट विल बी अ कांस्टेंट। ठीक, तो ये एक पॉइंट यहां से श्रोडिंगर इक्वेशन का बन सकता है। तो ये छोटे छोटे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स से यहां से। अब ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलें तो ये हमारे पास आ गई है फेज स्पीड और दूसरी क्या है आपके पास, ग्रुप स्पीड।
फेज स्पीड जो होती है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, इट्स अ नॉन फिजिकल जो आपके पास स्पीड है, जबकि ग्रुप स्पीड जो होती है वो हमेशा फिजिकल होती है। दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ग्रुप स्पीड जो है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगी, कम होगी। ये मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, ग्रुप स्पीड vg इज ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, और जो फेज स्पीड है vph, ये स्पीड ऑफ लाइट से क्या है, ग्रेटर है हो सकती है। और ये इसका ग्रेटर हो न जाना ये कोई इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि फेज स्पीड जो है वो मीनिंगलेस है, उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन अटैच नहीं होती, इंफॉर्मेशन अटैच होती है ग्रुप स्पीड के साथ। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है आपका किसी भी हायर लेवल की फिजिक्स में, या ग्रुप स्पीड जो है वो हमेशा लेस देन सी होगी और फेज स्पीड जो होगी वो ग्रेटर देन सी भी पॉसिबल है। ये बन सकता है कि इन दोनों में से आपके पास फिजिकल कौन सा है, ग्रुप स्पीड क्या है, फिजिकल है। अब ये आपके पास ये वीपीएच। अब दूसरी बात ये है वेव पैकेट। तो वेव पैकेट जो होता है कि क्वांटम ऑब्जेक्ट जो है उसको लोकलाइज करने के लिए हम वेव पैकेट यूज करते हैं। तो वेव पैकेट में आपके पास जो स्पीड होगी वो आपके पास ये होगी, उसमें जो फेज स्पीड है दैट इज हाफ ऑफ द ग्रुप स्पीड। तो इट्स इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज एक आध दफा आई थिंक आया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास ये लोकलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए ये वाला रिलेशन, जिसको ये मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन और ये रिलेशन, these two relations are valid for a wave packet। अब एक और सोल्यूशन होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, दोज आर कॉल्ड प्लेन वेव सॉल्यूशंस। तो प्लेन वेव सॉल्यूशंस, उसके लिए ग्रुप स्पीड क्या होगी, उसके लिए फेज स्पीड क्या होगी, उसको आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये ए एंड ए डैगर, दीज आर वेरी फेमस ऑपरेटर्स, किसमें, इन सिंपल हार्मोन इन हार्मोनिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये ए और ए डैगर, इनका कम्यूटेशन रिलेशन। अब जब मैं कम्यूटेशन रिलेशन की बात करूंगा तो इनके दरमियान आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिव साइन होगा, ए इंटू ए डैगर माइनस ए डैगर इंटू ए, ये कम्यूटेशन रिलेशन। तो ये कम्यूटेशन रिलेशन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये एक किस्म के एमसीक्यूज आपका बन सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में से हायर लेवल से। नेक्स्ट जी, अब ये ए जो है ये इसके इक्वल है और ए डैगर इसके इक्वल है। अब आप चेक कर लें कि ए और ए डैगर आपस में बराबर है, नहीं है। अब क्यू जो है वो ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स में, जिस चीज को आप मेजर कर सके, ठीक है, ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर होना चाहिए। और कौन सा ऑपरेटर होना चाहिए, हार्मिशियन ऑपरेटर। हार्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन क्या है, अगर ए कोई ऑपरेटर है तो उसका ये डैगर दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और डैगर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस ट्रांसपोज, ये दो ऑपरेशन होते हैं डैगर में, ठीक है। अब यहां पर ए और ए डैगर बराबर है, नहीं है, तो ये दोनों हैं तो ऑपरेटर, लेकिन ये कोई फिजिक्स हमें डिस्क्राइब नहीं कर रहे, ये कोई फिजिक्स हमें बता नहीं रहे। तो ऐसे ऑपरेटर जो नॉन ऑर्मिशियन हो क्वांटम मैकेनिक्स में, दे आर जस्ट अ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, वो हमें कैलकुलेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। जब वो कैलकुलेशन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उनका फिजिकल मीनिंग नहीं होगा, उनके साथ कोई क्वांटिटीज, कोई ऑब्जर्वेबल, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको हम मेजर कर सके। अब एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, उसका ऑपरेटर हैमिल्टोनियन, ये हार्मिशियन है, मीन हैमिल्टोनियन इस रिलेशन को ओबे करता है, एच इज इक्वल टू एच डैगर। जब ये रिलेशन हो रहा है तो आपकी टोटल एनर्जी इसके साथ है, टोटल एनर्जी को आप मेजर कर सकते हैं। एंगुलर लीनियर मोमेंटम है आपका P इंटू पी डैगर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना हर बार पीपीएससी में आता है, जब मैंने इम्तिहान दिया था उस वक्त भी आया था कि आइगन वैल्यू जो होगा हार्मिशियन ऑपरेटर उसकी क्या होगी, रियल होगी। एक तो ये बात आपने याद रखनी है, और दूसरी आइगन वैल्यू जो होती है हार्मिशियन ऑपरेटर की वो रियल होती है। और दूसरा ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हार्मिशियन ऑपरेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल फिजिकल क्वांटिटी को, ऑब्जर्वेबल को, और जिस चीज को हम मेजर कर सकें, हार्मिशियन ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में उसको रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन ऑपरेटर हार्मिशियन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर हार्मिशियन, जो चीज आप मेजर कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम मेजर कर सकते हैं तो उसका ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मिशियन होगा। नेक्स्ट आपके पास ये वाला रिलेशन है, ये रिलेशन आपको बात हम कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की।
और कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स की कोई भी स्टडी जो है वो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया है। तो यहाँ पर ये उसकी एनर्जी है। अब एन की ये वैल्यू है, एन अगर आपके पास 0 के इक्वल हो तो दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट को क्या कहते हैं, मिनिमम एनर्जी स्टेट, और उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, एच कट ओमेगा ओवर 2। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है। उसके अलावा आप अगर एन को 1 पुट करते हैं तो इट्स अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपके पास क्या बनेगी, E1। तो यहां से आपके पास बनाना चाहें तो एक कई एमसीक्यूज बन सकते हैं, 5H कट। और अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जैसे एटम में क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में भी एक क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और आगे बढ़ती जा रही है। और ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ताल्लुक किसके साथ होगा, एनर्जी के साथ हो जाएगा। अब ये वाला फंक्शन नेक्स्ट आगे हम चलें तो ये साइन आर्ट ऑफ एक्स, दिस फंक्शन, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मीन मिनिमम एनर्जी स्टेट, ये जो आपके पास है इस जिसकी एनर्जी ये है उसका ये वेव फंक्शन है। और इसमें ये एक्सपोनेंशियल है, इसमें ये 2x नॉट स्क्वायर जो है ये उसका एम्पलीट्यूड आ रहा है, ये इसका कांस्टेंट फैक्टर है, और इस कांस्टेंट फैक्टर के साथ पूरी की पूरी एक पोलिनोमियल है दैट इज कॉल्ड हेर्माइट पोलिनोमियल। अब आपके पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये जर्नलाइज किया हुआ है, यहाँ पर एन की अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये वाला रिलेशन आपके पास वापस आ जाएगा, एन को आप 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन आ जाएगा, एन को आप 2 पुट करें तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन आ जाएगा, सो ऑन सो। ओके जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ये इसके मैंने ये वेव फंक्शन जो है ना जेटली की बुक से लिए हैं। तो ये देखिए, अब ये साइन आर्ट है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक को फाइंड करने के लिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि जितना वो ओरिजिन के एक साइड पर वर्टिकल सिमत में, ये देखें, उतना ही आपको ये दूसरी साइड के ऊपर ऐसा ही नजर आ रहा है। तो जो चीज भी सिमेट्रिक होगी तो उसकी सिमेट्री चेक करनी है अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो जितना फंक्शन वर्टिकल एक्सिस की एक साइड के ऊपर हो, तो ये जितना वर्टिकल फंक्शन एक साइड के ऊपर है वर्टिकल एक्सिस उतना ही ये, तो साइन आर्ट जो है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो सिमेट्रिक है। अब ये एंटी सिमेट्रिक है, इसको आप चेक करें कि ओरिजिन के एक साइड के ऊपर जो है ना वर्टिकल में ये पॉजिटिव है और दूसरी साइड के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, इट्स एंटी सिमेट्रिक। अगर आप ये थर्ड वेव फंक्शन चेक करें तो थर्ड वेव फंक्शन को ये देखें, ओरिजिन की एक साइड के ऊपर ये वर्टिकल एक्सिस, ये सारा पार्ट, और ये दूसरी साइड के ऊपर इसका सारा पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है। तो ये वाला फंक्शन साई 2 ऑफ एक्स जो है इट्स अ सिमेट्रिक साई 1। तो ये एक चलता है ऐसी तरीके से हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ग्राउंड स्टेट सिमेट्रिक, फर्स्ट एंटी एक्साइटेड स्टेट का एंटी सिमेट्रिक, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में जितना ओरिजिन के एक साइड पर होगा वर्टिकल एक्सिस के एक साइड पर होगा उतना ही। अब यहाँ पर देखें जो एंटी सिमेट्रिक होगा वर्टिकल एक्सिस के एक साइड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, और दूसरी साइड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। ये देखें यहाँ पर इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है, जरा ये देखें, ये इसका ये वाला हाफ आ रहा है और यही इसका अपने आप को दूसरी साइड के ऊपर भी ये रिपीट कर रहा है, तो इट्स अ सिमेट्रिक फंक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये एंगुलर मोमेंटम से है। अब कम्यूटेशन रिलेशन क्या होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्वांटम मैकेनिक्स में ला लेते हैं किसके थ्रू, कम्यूटेशन रिलेशन के थ्रू। अगर दो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर रहे हैं उनका कम्यूटेशन रिलेशन 0 के इक्वल हो जाए, जैसे ये यहां पर है, तो इनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। अब यहां पर एक चीज का और ख्याल रखना है आपने, कम्यूटेशन रिलेशन उनके भी बन सकते हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में ये मैंने कम्यूटेशन रिलेशन लिखा है, इसमें ए और ए डैगर है, और आगे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो
ए जो है और ए डैगर ये हार्मिशियन नहीं है, तो ये मैयर है, नहीं हो सकते, तो कम्यूटेशन रिलेशन तो इनका भी लिखा गया है, ठीक है। तो इनका अनसर्टेनिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, अनसर्टेनिटी के साथ ताल्लुक होगा उसी क्वांटिटी का जिसको हम क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट मैयर हो सकता है, उसका वाई कंपोनेंट मैयर हो सकता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम मैयर हो सकता है, स्क्वायर ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम मैयर हो सकता है। तो यहां पर इनमें अनसर्टेनिटी है, यहां पर इनमें भी अनसर्टेनिटी है, इसमें भी क्या है, अनसर्टेनिटी है, यहां पर अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया जाता है किसके थ्रू, थ्रू कम्यूटेशन रिलेशन, ये इसका मतलब होता है। तो वो क्वांटिटी अगर आपने ये पढ़ा है, एक्स पढ़ा है और पी एक्स पढ़ा है, इनका कम्यूटेशन, ये पोजीशन और मोमेंटम, इनको आप साइमल्टेनियसली इकट्ठा मैयर नहीं कर सकते। अगर एक को आपने एक्यूरेसी के साथ मैयर करता है तो दूसरे में जो अनसर्टेनिटी हो जाएगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसका जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो जीरो के इक्वल है, नहीं होगा। सिमिलरली वाई और पी वाई का कम्यूटेशन रिलेशन वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये अगर आगे आप लोग चले तो उस वक्त ये सारे के सारे रिलेशन जो है ना मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, तो ये आइगन वैल्यू है, ये आइगन स्टेट है, ये आपके पास आइगन वैल्यू है किसकी, दिस वन, एंगुलर मोमेंटम, स्क्वायर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। और क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम मेजर होता है इन यूनिट ऑफ एच कट। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं या एमसीक्यूज आपका आता है उसमें, कि इन क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ एच कट। ये आपके पास एच कट, और ये इसमें जो एम है दैट इज कॉल्ड जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या उसको आप क्या कहते हैं, उसका जेड कंपोनेंट। और ये जे या उसका क्या, जे स्क्वायर है, तो इसमें ये जे है, और इसको कहते हैं कंप्लीटनेस रिलेशन, कंप्लीटनेस रिलेशन कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। अब ये स्पिन है, स्पिन को क्वांटम मैकेनिक्स में जो ना डिस्क्राइब किया जाता है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसको कहते हैं स्टर्न गार्लैक एक्सपेरिमेंट। और स्टर्न गार्लैक एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर पार्टिकल की स्पिन 1/2 होगी तो इसमें ये दो बीम्स बनेगी, एक अप और दूसरी क्या है, डाउन। इसको क्या कहते हैं, स्पिन अप, और इसको क्या कहते हैं, स्पिन डाउन, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर पार्टिकल की स्पिन जो है वो 1 है, ठीक है, तो अब इसमें m की वैल्यू 3 बनेगी, कौन कौन सी, -1, 0 एंड +1। तो इनका ताल्लुक जो होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स के इसके साथ जो है ना, क्या कह रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका ताल्लुक होता है इसके साथ क्वांटम नंबर्स के साथ। तो इसी को अगर आप l अगर आपके पास 1 हो तो ml आपके पास 3 क्वांटम नंबर होंगे, 1, 0 एंड -1। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 1 है तो l किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ml इज इक्वल टू 0। तो ये क्वांटम नंबर, यहां से भी क्वेश्चन आपके पास अक्सर आता है पीपीएससी में एडवांस लेवल के ऊपर। नेक्स्ट ये इसका कम्यूटेशन रिलेशन है, और दिस विल बी कॉल्ड सिग्मा आई और सिग्मा जे, इनको कहते हैं पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस। और ये पार्टिकल जो होता है जिसको आप स्पिन इज इक्वल टू 1/2 पार्टिकल होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज होते हैं। तो ये 3 है, तो ये उनके कम्यूटेशन रिलेशंस है। अब यहाँ पर ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वांटम नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 3 बल्कि 4 होंगे। एक आपके पास n, इसका ताल्लुक होगा एनर्जी के साथ। दूसरा आपके पास l, इसका ताल्लुक होगा एंगुलर मोमेंटम के साथ। तीसरा आपके पास ml, इसका ताल्लुक होगा थर्ड कंपोनेंट। और चौथा आपके पास क्या होगा, स्पिन होगा। अब व्हाट इज द क्वांटम नंबर फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिर्फ उसकी अगर आप एनर्जी देखें तो ये आपके पास उसकी एनर्जी है n+1/2 into h कट ओमेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटम नंबर है। व्हाट इज द क्वांटम नंबर फॉर पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट बॉक्स। अगर बॉक्स में जो है पार्टिकल है जिसको आपने ये पढ़ा है कि यहाँ पर पोटेंशियल इन्फिनिटी, यहाँ पर पोटेंशियल इन्फिनिटी, यहाँ पर 0, तो इसकी अगर आप एनर्जी निकालते हैं तो ई एन इज इक्वल टू n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m into a स्क्वेयर।
तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज फर्मियन? ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन क्या हो, 1/2 हो, प्लस माइनस 3 एटसेट्रा, इनको क्या कहते हैं, फर्मियंस कहते हैं। और फर्मियंस जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। ठीक है। व्हाट इज बोसॉन? बोसॉन्स ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन क्या हो, इंटीजर हो, 0 हो, प्लस माइनस 1 हो, प्लस माइनस 2 हो, प्लस माइनस 3 हो, इनको बोसॉन कहते हैं। और बोसॉन्स के लिए कोई जो ना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है नहीं होता। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन 1/2 है तो वो फर्मियन है। प्रोटॉन की स्पिन 1/2 है तो इट्स अ फर्मियन। न्यूट्रॉन की स्पिन 1/2 है, इट्स अ फर्मियन। बोसॉन, फोटॉन नाम सुना होगा आपने एक पार्टिकल का, तो फोटॉन की स्पिन 1 होती है, तो स्पिन 1 किसका ताल्लुक है, बोसॉन के साथ। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। फर्मियन का वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा और बोसॉन का फंक्शन, फर्मियन का वेव फंक्शन सॉरी एंटी सिमेट्रिक होगा और बोसॉन का वेव फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। पर्टर्बेशन एक मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। डब्ल्यू के भी ये भी एक मेथड है, वेरिएशनल एक मेथड है। इन तीनों मेथड का आपको जस्ट बेसिक्स का पता होना चाहिए, यहां से ये एमसीक्यूज बन सकता है। और इन तीनों के दरमियान फर्क का पता होना चाहिए आपको। स्कैटरिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये फिर आगे आप लोग चलेंगे तो हम उस वक्त हम इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स का है। तो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में भी डेमो लेक्चर में मैंने चंद स्लाइड्स ली हैं। पहले आपके पास स्केलर। स्केलर वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेक्टर, वेक्टर वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाए तो वो अपने कंपोनेंट्स को चेंज करे जबकि मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे। तो स्केलर जो होता है और वेक्टर, दे आर मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्या, एक नया ऑब्जेक्ट जिसको टेंसर कहते हैं। तो स्केलर जो है वो टेंसर है रैंक 0 का, और वेक्टर रैंक किसका, टेंसर है रैंक 1 का। ठीक। तो अंडर रोटेशन, रोटेशन मीन जैसे आपने अपने एमएमपी में पढ़ा होगा कि ये आपके पास एक एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये क्या है आपके पास जेड एक्सिस। इट्स योर ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये आपके पास आपका एक्स प्राइम, ये आपका क्या है वाई प्राइम, और ये क्या है आपके पास जेड प्राइम है। अगर इससे आपको नहीं पता चल रहा तो सपोज करें कि ये आपका बाजू है, पहले ये इस लेंथ में है, ये ऐसे आपके बाजू, योर आर्म लेंथ। ठीक है। अब इसी को आप यहां से यहां तक लेकर आ गए अपने बाजू को। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका बाजू एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर ये सारा वाई एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पर ये इसके सिर्फ और आपके बाजू के पास एक्स कोऑर्डिनेट है, जबकि वाई वाला हिस्सा क्या है, 0 है। जब आपने अपने बाजू को रोटेट किया है एंगल थीटा के ऊपर, तो अब इसके पास जो है एक्स वाला हिस्सा भी 0 का इक्वल नहीं है और वाई वाला हिस्सा भी 0 का इक्वल है नहीं है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो गए हैं, चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके कंपोनेंट्स अंडर रोटेशन चेंज हो जाए जबकि उसके मैग्नीट्यूड चेंज है ना हो। अब आपका बाजू तो बाजू ही रहेगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो जितनी लेंथ उसकी यहां पर है उतनी ही लेंथ उसकी क्या होगी यहां पर। तो ये जो लेंथ है इट्स अ मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड अंडर रोटेशन चेंज नहीं हो रही जबकि कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो वेक्टर जो होता है, अब जो आपने पिछली डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो उसकी डेफिनेशन नहीं, मैथमेटिकल फिजिक्स में इसकी ये डेफिनेशन कहती की जाती है कि ऐसी क्वांटिटी कि जिसको हम जब हम रोटेट करें तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, जबकि उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर इज अ टेंसर, कितने रैंक का, रैंक 1 का। जबकि स्केलर जो है वो टेंसर है किसका, रैंक 0। ओके जी। अब यहां पर ये दो टेंसर हैं, एक है आपके पास कंट्रा। कंट्रा को याद रखने के लिए कान को जेन में रखें, कान जो है वो आपके बॉडी के ऊपर होते हैं। तो जो कंट्रा होगा उसका इंडेक्स जो होगा या उसका इंडेक्स वो ऊपर होगा। ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। और को जो होगा, को का जो है इंडेक्स होगा वो बिलो होगा। तो ये फर्स्ट रैंक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स आए तो फर्स्ट रैंक, अगर दो है। अब यहां पर देखें ये सेकंड रैंक, ये सेकंड रैंक टेंसर है लेकिन कौन सा है, कंट्रा। ये आपके पास सेकंड रैंक है, ये मिक्स्ड है, इसमें एक इंडेक्स अप है और दूसरा इंडेक्स है डाउन है, दिस वन। इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें एक इंडेक्स अप है। तो ये सेकंड रैंक टेंसर है जो कि मिक्स्ड है, इसमें एक ये कंट्रा बन गया और ये क्या बन गया आपके पास, को बन गया।
थर्ड, ये आपके पास जो टेंसर है दिस वन, ये टेंसर आपके पास सेकंड रैंक जो है वो कोवेरिएंट है। तो अब यहां पर अगर मैं इसको लिखता हूं आई जे और के, कितने इंडिसेस आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो नीचे है को बन गया थर्ड रैंक। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आगे मैं आपको जो ना कैसे है, जैसे इनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन का आई थिंक अगर आया तो एक आध यहां से ही आएगा, ज्यादा जो ना आगे नहीं जाता। ओके जी, अगर ये आपके पास सिमेट्रिक टेंसर और ये क्या है आपके पास है एंटी सिमेट्रिक टेंसर। एंटी सिमेट्रिक में यहां पर देखें कि आप उसके इंडिसेस का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, जबकि साथ क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। एंटी सिमेट्रिक में क्या है, जब आपने इंडिसेस का ऑर्डर क्या किया, चेंज किया, तो साथ क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। तो ये सेकंड रैंक सिमेट्रिक और ये सेकंड रैंक क्या है, एंटी सिमेट्रिक। तो किसी भी सेकंड रैंक टेंसर को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक उसका सिमेट्रिक पार्ट और दूसरा उसका एंटी सिमेट्रिक पार्ट। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आइसोट्रोपिक टेंसर। आइसोट्रोपिक टेंसर मीन ऐसा टेंसर, अब डेल्टा आई जे जो है इसको कहते हैं क्रॉनिकल डेल्टा, डेल्टा आई जे ये होगा 0 के इक्वल जब आई और जे आपस में बराबर नहीं होंगे, और डेल्टा आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो इसकी दो वैल्यू है 0 और 1, तो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी दो वैल्यू रहेंगी 0 और 1। तो ये वाला टेंसर अपनी वैल्यूज को क्या रख रहा है, फिक्स कर रहा है, इसकी वैल्यूज चेंज है नहीं हो रही। तो ऐसा टेंसर जिसकी वैल्यूज चेंज है ना हो उसको क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक टेंसर। ओके जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली तो होती है सेकंड रैंक के लिए, फर्स्ट रैंक के लिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन की ये कंडीशन है कि उसमें हमने दो इंडिसेस को क्या रखना होता है, सेम, एक कंट्रा को और दूसरे को। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मोर देन सेकंड फर्स्ट रैंक टेंसर के लिए पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये दो इंडिसेस जब हम सेम कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो टेंसर का ऑर्डर क्या करती है, कम करती है। टेंसर का ऑर्डर क्या करती है, वो कम करती है। अब यहां से ये वाली आपकी इक्वेशंस जो है दे आर कॉल्ड सीआर या काशी रेमान इक्वेशन, रेमन इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है ये किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन की एनालिटिकल उसकी प्रॉपर्टीज, क्या वो रेगुलर है या नहीं है, कोई जिस रीजन में हम या जिस डोमेन में उसको हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पर उसकी कोई इंफिनिटी तो नहीं बन रही, तो ये उसको जो है ना डिस्क्राइब करती हैं, ये इसके सीआर इक्वेशंस। अब ये आपके पास एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड गैमा फंक्शन। अब आपने एक फैक्टोरियल पढ़ा है, फैक्टोरियल क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन होती है उसमें, ये अगर 5 फैक्टोरियल है तो आप ये ऐसे करते हैं 5 4 3 2 एंड 1, तो ये काम है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है। तो फैक्टोरियल होता है रियल, इसके लिए इंटीजर्स के लिए। तो जो गैमा फंक्शन होता है ये मल्टीप्लीकेशन आपको देगा रियल नंबर्स की। मैं कहता हूं अब 3.2 इसका फैक्टोरियल लें, तो इसका फैक्टोरियल आप इससे तो फार्मूले से नहीं फाइंड कर सकते, यू हैव टू यूज गैमा फंक्शंस। तो ये गैमा फंक्शन वेरी स्पेशल फंक्शंस में है, ये इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, तो इनको भी यहां